नमस्कार साथियों, मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने हिस्ट्री की जो है वो एक सीरीज जो है वो शुरू करी थी, जिसके अंदर हमें मतलब हमने टारगेट लिया था कि हम 100 क्वेश्चंस जो हैं वो करने वाले हैं। और वो सारे आपके क्या हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए और जो सीयूईटी है उस एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा क्या है, नेसेसरी हैं या महत्वपूर्ण है। तो लगभग हमने 20 क्वेश्चन जो हैं वो लास्ट क्लास के अंदर देख लिए थे। आज जो है वो हम उससे आगे के क्वेश्चन जो हैं उनको करेंगे। देखिए ये जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके प्रश्न जो हैं वो रहने वाले हैं, तो आपको इन्हें ध्यान से देखना। देखिए लास्ट हमारा क्वेश्चन ये था, जो कल हमने संविधान जो निर्माण हुआ था उसके अंदर जो आपके क्या हुए थे, जो मतलब क्या कहते हैं, आपकी जो डिबेट वगैरह हुआ करती थी उनसे संबंधित जो प्रश्न रहा था, वो कल हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो था। आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए इसको समझेंगे। क्वेश्चन है, शासकों के नाम वाले प्रथम सिक्के जो है वो किसने जारी करे। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सब सर्वप्रथम भारत के अंदर किस शासकों के द्वारा सिक्के जारी करे गए, तो वो कुषाण शासकों ने करे हैं। लेकिन यहाँ पर बात आई है जिनके ऊपर चित्र रहा या फिर नाम जिनके ऊपर अंकित थे, तो उसका यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा आपका, जो हिंद यूनानी शासक थे, जिनको इंडो ग्रीक आपके जो साम्राज्य रहा, उनके द्वारा ही या उन शासकों के द्वारा ही क्या करे गए थे, आपके ये सिक्के जारी करे गए थे। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ आपको समझना है, आप जानते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि द ग्रेट बाथ और द ग्रेट ग्रेनरी। मैंने आपको एक बताया था कि जो भाई आपका पहला चैप्टर है हिस्ट्री के अंदर, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, जो हड़प्पा सभ्यता का है ना। आप जानते हो सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक उसको माना जाता है, और उसके अंदर से ही आपका क्वेश्चन आया है। और यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये दोनों ही चीजें यानी कि द ग्रेट बाथ और द ग्रेट ग्रेनरी, यानी कि आपका माल गोदाम जो था और आपका स्नानागार, जो ये दोनों ही आपकी आकृतियां हैं, ये कहाँ से प्राप्त हुई थी हमें, ये आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। आप जानती हैं जो बिरडाना है, ये जो आपका स्थल है, ये सबसे प्राचीनतम स्थल है जो अभी आपकी नवीनतम खोजों में शामिल करा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी। चलिए नेक्स्ट है, हड़प्पा से ही क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो कौन सा है। तो आप जानते हैं अगर सबसे बड़े स्थल की बात करी जाए तो वो आपका राखीगढ़ी हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है ना, राखीगढ़ी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। चलिए यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थल पर बैठे हुए पुरुष की मूर्ति पाई गई थी जिसको पुजारी राजा कहा गया। देखो यहाँ आपको एक बात समझनी है, यहाँ पर जिस पुजारी शासक की बात होने लग रही है, देखो उसको जो है वो पुजारी राजा क्यों कहा गया है, या उसको प्रीस्ट किंग जो है वो क्यों कहा गया। आपको जानकारी के लिए बताऊं कि एक मूर्ति मिली हमें, जो लगभग एक तरीके से हम कहें कि आधे कद की जो मूर्ति थी, वो मूर्ति मिली थी, और उसने एक 3 पतिया शॉल ओढ़ रखा था, यानी कि जो शॉल था उसके ऊपर 3 पतिया डिजाइन था। तो उस शॉल को उसने ओढ़ा हुआ था, उसके माथे पर जो है एक मणि लगी हुई थी, और एक हाथ में उसके एक तरीके से एक काला धागा या जो कहें एक ऐसा डिजाइन सा था। तो उस मूर्ति से कई आधार लिए गए। कई आधार क्या लिए गए, देखो अनुमान लगाया गया कि इसके माथे पर जो है वो मणि है, तो इससे अर्थ लिया गया कि कहीं ना कहीं ये राजा रहा होगा, है ना। और जिस तरीके से उसने शॉल को ओढ़ रखा था, तो इससे ये अंदाजा लगा कि कहीं ना कहीं ये क्या होगा, आपका पुरोहित होगा। तो ये जो है आधार लिया गया, तो उसको क्या कह दिया गया, उसको आपका पुरोहित पुजारी शासक या पुरोहित राजा जो है वो उसको संज्ञा दी गई थी। परंतु अब तक आप जानते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के आधार पर अगर देखें, तो अब तक हमें ये नहीं पता कि वहां पर राजा हुआ करते थे अथवा नहीं हुआ करते थे, क्योंकि इसके अभी कोई साक्ष्य हमारे पास नहीं है ना। जो आपका ये प्रश्न है भाई, ये कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखनी, कहाँ से प्राप्त हुई, हमें मोहनजोदड़ो से हुई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, देखो यहाँ हम समझेंगे, लास्ट मैंने आपको बताया था कि जो आपका बौद्ध धर्म है उसकी स्थापना जो है वो किसके द्वारा करी गई थी, महात्मा बुद्ध के द्वारा करी गई थी। तो जो बौद्ध धर्म की जानकारियां हैं, देखो उसके आपके ग्रंथ है, मैंने आपको बताया था कि हर धर्म ग्रंथ मतलब सॉरी हर धर्म का अपने अपने क्या होते हैं, ग्रंथ होते हैं या रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं। तो वहीं अगर मैं बात करूं आपके बौद्ध धर्म की, तो जो बौद्ध धर्म है उसके अंदर एक आपकी जो ग्रंथ है उसका नाम होता है त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है आपकी, ये 3 टोकरियां, इसका अगर शाब्दिक अर्थ मैं बताऊं आपको, तो त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरियां, है ना। इसके अंदर आपका सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक जो हैं वो इसमें सम्मिलित हैं। तो अब ये यहाँ पर ये प्रश्न यही पूछा गया कि जो 3 आपका टोकरियां हैं उसका अर्थ क्या होता है। देखिए यहाँ पर ये इसका एक तरीके से ट्रांसलेशन थोड़ा सा गलत है, यहाँ ध्यान रखें, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका त्रिपिटक हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि अगर आप बौद्ध धर्म की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर जो आपके जो बौद्ध धर्म है उसकी जो जानकारी है, या जो उसका जो धार्मिक ग्रंथ है वो क्या है, आपका त्रिपिटक कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, 3 टोकरियां होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा, देखिए बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बनेंगे आपके, यहाँ पे एक बार समझिए इस बात को। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि भाई जो संविधान सभा है उसका निर्माण कैसे हुआ, आप जानते हैं 1946 के अंदर 1946 के अंदर भारत के अंदर एक मिशन आता है जिसको कैबिनेट मिशन कहा जाता है।
है ना। जो कैबिनेट मंत्री थे आपके ब्रिटेन से वो आते हैं, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, कैबिनेट मिशन कहते हैं। इस कैबिनेट मिशन के द्वारा 2 रिकमेंडेशंस दी गई थी आपकी। पहली तो क्या थी आपकी, संविधान सभा की थी, यानी कि भाई एक सभा होगी जो क्या करेगी, भारत के संविधान का निर्माण करेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। और दूसरी बात हुई अंतरिम गवर्नमेंट की, यानी कि अंतरिम सरकार की। अंतरिम सरकार वो सरकार होगी आपकी जब अंग्रेज भारत से चले जाएंगे तो उसके बाद जो शासन को संभालेगा। भाई अगर अंग्रेज ऐसे ही चले गए बिना कोई शासन किसी के हाथ में रखे तो यहाँ पर तो एक तरीके से आप गृह युद्ध हो जाएगा यहाँ, और जो हमले होंगे दूसरे देशों के हमारे ऊपर हो जाएंगे, बहुत व्यवस्था खराब हो जाती। तो इसके लिए बात हुई थी कि भाई अंतरिम सरकार का गठन करा जाएगा और संविधान सभा का भी गठन होगा। तो कैबिनेट मिशन के आधार पर जो है वो भारत के अंदर संविधान सभा का क्या करा गया, गठन करा गया। और ये आप जानते ही हो इसका जो पहला सेशन है वो आपका कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को इसका पहला आपका क्या हुआ, सेशन हुआ, या इसका आपका पहला अधिवेशन हुआ। और आप जानते हैं इसी के अंदर जो है ये निर्धारित करा गया कि भाई संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष हैं आपके वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है ना। ये 9 दिसंबर को डिसाइड हुआ था। आगे अगर मैं बात करूं तो 11 दिसंबर के अंदर एक और सेशन होता है आपका 46 के अंदर ही। इसके अंदर क्या हुआ, आपके जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे वो चुने जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आपके इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट हुए, राइट। और फिर होते ही आपकी 13 दिसंबर के अंदर 1946 के अंदर, यानी कि 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या करा गया, आपका उद्देश्य प्रस्ताव पेश करा गया, है ना। तो ये कुछ आपके सेशन है जो महत्वपूर्ण है और जरूरी भी है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आपको और चीजें ध्यान रखनी है। आपको पता ही होगी कि भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, है ना। लगभग यहाँ पर क्या हुए थे आपके, इसमें देखो सत्र पूछे गए तो लगभग 11 सत्र जो है वो आयोजित करे गए, जिसके अंदर संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, महात्मा गांधी डैश भाषा को राष्ट्र भाषा बनाना चाहते हैं। देखिए यहाँ आपको ये बात ध्यान रखनी है, आपका जो संविधान निर्माण है उसी से ये प्रश्न आपका जो है वो लिया गया है। यहाँ पर आप एक चीज देखिए, जब शुरुआत में ये बात आई कि भाई भारत की जो है वो राष्ट्रीय भाषा यानी कि नेशनल लैंग्वेज क्या होगी, आप ये बात जानते हैं कि वर्तमान समय में भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा जो है वो नहीं है। जब शुरुआत में संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय जब इस विषय पर चर्चा हुई तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने इसका विरोध करा, और कई तो ऐसे भी संविधान सभा के सदस्य थे जिन्होंने कहा कि भाई अगर आप हिंदी नहीं बोलते तो आप भारत को छोड़कर जा सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था उस समय भी रही। अब यहाँ एक बात आपको समझने की है कि भाई उस समय महात्मा गांधी ने क्या विचार रखे। महात्मा गांधी ने उस समय एक चीज देखी कि भाई हिंदी भाषा जो है वो बहुत ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है, उसी ओर जो मुस्लिम आपकी बहुलता है उसको भी ध्यान में रखें तो उर्दू का भी प्रयोग होता है। तो उन्होंने क्या करा, एक ऐसी भाषा का विचार दिया कि भाई जिसके अंदर हिंदी और उर्दू दोनों की विशेषताएं सम्मिलित हों, और उसी भाषा को हम कहते हैं क्या, हिंदुस्तानी भाषा, जो एक तरीके से मिली जुली भाषा है ना। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा, हिंदुस्तानी भाषा को आपकी राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात कही, परंतु आप जानते हो ऐसा कुछ हुआ नहीं, है ना। आपकी हिंदुस्तानी भाषा जो है वो राष्ट्रीय भाषा नहीं है। वर्तमान समय में कोई भी आपकी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज है यानी कि जो आपकी राजभाषा है वो हिंदी है, और एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का वही प्रश्न है ये आपका, और लास्ट क्लास में आप जानते ही हो मैंने इस पे चर्चा करी थी कि भाई 2 भाई थे, है ना, हरिहर राय और बुक्का राय। उनके द्वारा जो है वो 1336 के अंदर, 1336 के अंदर किसके टाइम पर शासक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक डायनेस्टी के टाइम पर जो है वो आपके किसका, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। किसके द्वारा करी गई, हरिहर राय और बुक्का राय के द्वारा जो है ये आपकी स्थापना करी गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर और दक्कन के सुल्तानों के बीच तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ। देखिए ये प्रश्न जो है ये भी हमने देखा था पर अलग तरीके से क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे आप ये बात ध्यान रखें, कंटेंट जो है वो कहीं ना कहीं आपका निर्धारित है, परंतु उसके ऊपर प्रश्न कई प्रकार से बनेंगे, है ना। आपने कल भी एक क्वेश्चन देखा था जिसके अंदर ये आपसे प्रश्न पूछा गया था कि भाई किस युद्ध के अंदर जो है वो विजयनगर साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। तो उसमें भी क्या उत्तर था आपका, तालीकोटा का युद्ध था। मैंने आपको बताया था इस तालीकोटा के युद्ध को एक और नाम से जाना जाता है जिसको क्या कहते हैं, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कहते हैं, है ना। ये बात भी आप जानते हैं। तो राक्षसी तांगड़ी के मतलब नाम से भी जो है वो इस युद्ध को जाना जाता है, जो कब हुआ था आपका 1565 यानी कि 1565 के अंदर जो है ये युद्ध जो है लड़ा गया था। और इसी के बाद जो है आप जानते हो विजयनगर साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए इसमें आपका ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बाधा जो है वो अल बिरूनी द्वारा चर्चा की गई, बाधाओं में से एक नहीं थी। देखो अल बिरूनी आप जानते हो एक राइटर है ना, एक मतलब आपका यात्री था, है ना, आपका एक लेखक भी था, है ना, एक इतिहासकार भी था। उसके द्वारा जब ये भारत के अंदर आता है तो इसने भारत का वर्णन करा है। यहाँ पर अब सबसे पहले मैं अगर अल बिरूनी की बात करूं तो अल बिरूनी है कौन। देखिए ये जो है ख्वारिज्म एक आपकी जगह है, और ख्वारिज्म कहाँ पर है आपका, ख्वारिज्म है उज्बेकिस्तान के अंदर, है ना।
तो ये उस समय पर जो है ख्वारिज्म उज्बेकिस्तान की राजधानी हुआ करती थी। तो वहां पर जो है वो आक्रमण करा जाता है किसके द्वारा? महमूद गजनवी के द्वारा। आप जानते हो महमूद गजनवी एक आक्रांता था या एक आक्रामक था, जिसने भारत के ऊपर भी आक्रमण करा और भारत में बहुत ज्यादा जो लूटपाट है उसके द्वारा करी गई थी, है ना। तो उसके द्वारा जो है वो ख्वारिज्म पर आक्रमण करा गया और वहां के शासक की हत्या करके इसने वहां के जो आपके कवि थे, जो लेखक थे, उनको ये अपने साथ ले आया। पहले देखो राजा ऐसे ही करा करते थे कि भाई अगर किसी शासक पर हमला करते हैं तो उसके जो कवि होते थे, प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे या जो मंत्री हुआ करते थे, उनको अपने साथ ले जाते थे। जैसे अभी मैंने आपको बताया जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, जो वो दो भाई थे हरिहर राय और बुक्का राय, इनको भी गिरफ्त मतलब एक तरीके से इनको ले जाया गया था कहां पर? आपके मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली मतलब उनको लेके आया गया था, क्योंकि वो भी जो है वो एक राजा के मंत्री के जो है वो मंत्री थे, है ना। तो यहाँ यही है, अल बिरूनी भी इसी प्रकार था, एक कवि था वहां पर। तो वहां जब इसको ये लेकर कहा जाता है, गजनी ले आता है और गजनी से जो है इसके मन में रुचि बढ़ती है किसके प्रति? भारत के प्रति। और ये विचार करता है कि मुझे भारत की जो है वो कभी ना कभी यात्रा करनी चाहिए, और ये भारत की जो है वो यात्रा करता है। और इसी के द्वारा जो है फिर एक ग्रंथ लिखा जाता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम क्या कहते हैं? तहकीक हिंद कहते हैं, है ना। तहकीक हिंद कहते हैं। इसके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई, या जो कहें हम एक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा गया, उसको तहकीक हिंद कहते हैं, या एक और नाम इसका ले लिया जाता है आपका किताब उल हिंद। ये भी जो है वो इसी की बुक का नाम है, किताब उल हिंद। इस पुस्तक के अंदर जो है इसने भारत का वर्णन करा है। अब ये प्रश्न क्या है, देखो प्रश्न समझिए आप। यहाँ प्रश्न ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बाधाओं का उल्लेख जो है वो अल बरूनी के द्वारा नहीं करा गया, नहीं करा गया, वो पूछ रहा है। तो अब ये इसके लिए पता होना चाहिए कि भाई किन किन बाधाओं का उसने उल्लेख करा था। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला देखिए यहाँ पे आप इंग्लिश में थोड़ा देखें, लैंग्वेज, यानी कि उसको लगता था कि कहीं ना कहीं भाषा जो है क्या है आपका, एक तरीके से मैं कहूँ बाधा आती है आपके एक तरीके से नॉलेज के अंदर। अगर भाई हम दूसरे देश का ज्ञान लेना चाहें तो वह कहीं ना कहीं लैंग्वेज आपकी क्या आ जाती है? बाधा आ जाती है। भाषा एक विवाद के तौर पर वहां देखी जाती है। तो यहाँ पर इसको लगा था, इसको यहाँ बाधा लगी। इसने संस्कृत के बारे में बताया कि भाई संस्कृत को सीखना इतना आसान नहीं है, और जब तक आपको संस्कृत नहीं आती तो आप भारतीय इतिहास का अध्ययन किस प्रकार से कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं इसको भाषा का जो मतलब एक तरीके से बाधा के रूप में इसको भाषा दिखाई दी थी, है ना। नेक्स्ट है आपका स्लेवरी इन द ईस्टर्न सोसाइटीज, यानी कि जो दास प्रथा थी। देखो यहाँ आपको एक बात समझनी है, जो गुलामी थी पूर्वी समाज के अंदर, अल बिरूनी ने इसका वर्णन नहीं करा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। जबकि दास प्रथा का जो मुख्य रूप से वर्णन है वो किसका है? इब्न बतूता का है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसने धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं के अंदर भी जो है वो अंतर बताया, या उनका वर्णन जो है वो इसके द्वारा करा गया। ठीक, इसने जो आपका आपका अवशोषण होता है और स्थानीय जो आपकी आबादी होती है उसकी जानकारी भी जो है इसने किताबुल हिंद के अंदर दी थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। तो ये जो है वो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। देखिए इसी प्रकार से जो है वो हम आगे क्वेश्चन करते रहेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।